हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके साइंस बुक का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका मतलब है जंतुओं और पेड़ पौधों में परिवहन। परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है फूड की, वाटर की और ऑक्सीजन की, उनको जिंदा रहने के लिए। और इन चीज़ों को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम भी होता है। साथ ही साथ शरीर के अलग अलग हिस्सों में बनने वाले वेस्ट मटेरियल को शरीर के उस हिस्से तक पहुंचाने की ज़रूरत भी होती है जहां से उसे शरीर के बाहर निकाला जा सके। तो ये सारे काम कैसे किए जाते हैं? अगर तुम फिगर को ध्यान से देखो तो तुमको यहाँ पर हार्ट और उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियाँ दिखाई देंगी। सारे ट्रांसपोर्ट का काम करने का काम ये मिल कर के करती हैं और बनाती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यही सर्कुलेटरी सिस्टम शरीर में मटेरियल्स या सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आइए इसके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्लड। क्या होता है जब आपका शरीर कहीं से कट जाता है? शरीर कटने पर ब्लड बाहर निकलता है। लेकिन ये ब्लड है क्या? ब्लड एक तरह का फ्लूइड है, एक तरह का लिक्विड है जो कि हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स में फ्लो करता रहता है, बहता रहता है। और यही ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को, जैसे डाइजेस्टेड फूड को ये ट्रांसफ़र करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और शरीर के दूसरे पार्ट्स तक। इसी तरह से ये लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसको लेकर के शरीर के बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट को रिमूवल के लिए बॉडी से, यानी कि ब्लड अपने साथ वेस्ट को भी अपने में लिए रहता है और उसको उस पार्ट्स तक पहुंचाता है जो उस वेस्ट को ब्लड से अलग करके फिर बॉडी से बाहर निकाले, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जनरली कहते हैं। और जिसका मेन जो ऑर्गन है वो है किडनी, जो वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। ब्लड बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बनता है। जनरली ब्लड का जो मेजर पार्ट होता है वो लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के टाइप के सेल्स जो हैं वो सस्पेंड रहते हैं, मिले हुए रहते हैं। तो जनरली ब्लड जो है वो एक तरह का लिक्विड है जिसमें कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। तो ब्लड में पाया जाने वाला जो सेल होता है, जो मेजर सेल होता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड रेड ब्लड सेल, आरबीसी बोलते हैं इसको। आरबीसी में एक रेड कलर का पिगमेंट यानी कि कलर होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जब ब्लड में ऑक्सीजन इंटर करती है तो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है, इसको बाइंड कर लेता है और बाइंड करने के बाद इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सभी बॉडी पार्ट्स तक और अंत में सभी सेल्स तक, यानी कि बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ये ब्लड ही करता है। और ब्लड का कौन सा पार्ट करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। बिना हीमोग्लोबिन के बॉडी के सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना एक तरह से असंभव है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन जो कि है वो रेड कलर का होता है और ब्लड में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ब्लड का कलर भी रेड कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड का कलर रेड होता है। तो इसके अलावा ब्लड में एक वाइट ब्लड सेल भी पाई जाती है, WBC कहते हैं, जो कि फाइट करती है अगेंस्ट जर्म्स। अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह का कोई
बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उससे फाइट करने का काम ये WBC करती है, यानी कि एक तरह से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाती है, रोग से बचाने के सिस्टम को। कभी कभी हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो वहाँ से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद जो है वो ब्लीडिंग जो है बंद हो जाती है, और ब्लीडिंग बंद हो जाती है और वहाँ पर डार्क रेड कलर का क्लॉट बन जाता है, यानी खून का थक्का बन जाता है, जो कि उस कट को प्लग कर देता है, यानी कि उसको बंद कर देता है। तो बूझो इसके बारे में जानना चाहता है। तो क्लॉट का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्लॉट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ब्लड में एक खास तरह की सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? अगर शरीर कहीं से कट जाता है तो उसको सेंस करके और वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग करना शुरू कर देती हैं, खून को जमाना शुरू कर देती हैं। खून जम जाता है तो जो कटी जगह है उसको पूरी तरह से बंद हो जाता है वो, और जब बंद हो जाता है तो बॉडी के अंदर से खून बाहर आना बंद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो शरीर से निकलने वाला सारा खून बाहर निकल जाएगा, और ऐसे में उस व्यक्ति की जिसके शरीर में इस तरह का कट लगा है उसकी डेथ भी हो सकती है खून की कमी से। तो खून को बहने से रोकने का काम ये प्लेटलेट्स करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो ब्लड है वो 4 मेजर पार्ट से बना होता है। कौन कौन से मेजर पार्ट? तो पहला जो है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा वो लिक्विड होता है जिसमें ब्लड के बाकी पार्ट्स घुले होते हैं, इसको ब्लड सीरम भी कहा जाता है। दूसरा हो गया RBC, तीसरा हो गया WBC, और चौथा हो गया प्लेटलेट। तो भैया ब्लड प्लाज्मा ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है, और बाकी ये तीनों जो हैं वो अलग अलग तरह के सेल्स हैं। अब हमको पढ़ना है ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल मतलब खून की नली, ठीक है ना, रक्त नलिका। तो हमको पता है कि हमारे शरीर में खून जो है वो नलियों में बहता है। खूब पतली पतली नलियाँ होती हैं जिनके अंदर ही ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, तो और हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। तो दो तरह की ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में जनरली पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं आर्टरीज और दूसरे को बोलते हैं वेन। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड पाया जाता है, और ये आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, अगर मान लिया आपका ये हार्ट है तो इस हार्ट से ये जो नली है खून की वो शरीर के सभी हिस्सों तक खून पहुंचाने का काम करती है, यानी कि और इस खून में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आर्टरी हार्ट से शरीर के बाकी हिस्सों तक, ये ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है और पहुंचाने का काम करती है आर्टरी। तो ये तो हो गया। और ये ब्लड को हार्ट से अवे यानी दूर ले जाने का काम करती है, तो ये काम करती है आर्टरी। और इसी तरह से शरीर के सभी हिस्सों में जब ब्लड पहुंच जाता है और तो आर्टरीज आगे जा कर के और पतली पतली नलियों में बंट जाती हैं। इन पतली पतली नलियों को बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरीज, ये कैपिलरीज यहीं पर ब्लड जो है वो सेल्स में पहुंचता है और वहाँ पर ब्लड का यूज़ होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वापस कुछ नलियाँ इकट्ठा कर लेती हैं कैपिलरीज, और इकट्ठा करके वापस एक दूसरी नली में खुल जाती हैं और ये नली जो है इस ब्लड को वापस हार्ट तक पहुँचाने का काम करती है। इस दूसरी वाली नली को बोलते हैं वेन। यानी वेन में कैसा ब्लड पाया जाता है? तो वेन में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पाया जाता है, CO2 रिच ब्लड पाया जाता है। और इस ब्लड को कहाँ पहुँचाती है? फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, क्योंकि ये हार्ट की ओर ले जा रही है ब्लड को। तो ये दो तरह की नलियाँ हैं। कौन कौन सी? आर्टरी और वेन। आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाती है, और वहाँ बाकी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन का यूज़ हो जाता है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वेन ले करके आती है बाकी बॉडी पार्ट्स से वापस हार्ट की ओर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा
कि आर्टरी और वेन ये अपना अपना काम करती हैं। एक बात और अंतर होता है आर्टरीज़ और वेंस में, और वो ये होता है कि आर्टरी की वॉल जो है वो काफ़ी मोटी होती है, जबकि वेन की वॉल जो होती है वो उतनी मोटी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्टरीज़ में जो ब्लड आता है वो हार्ट जो है पंप करता है, और हार्ट काफ़ी प्रेशर से पंप करता है। तो आर्टरी की जो वॉल है वो फट ना जाए, रप्चर ना हो जाए, इससे बचने के लिए आर्टरीज़ की वॉल जो होती है वो बहुत ही मोटी होती है। जबकि वेन की वॉल इतनी मोटी नहीं होती, क्योंकि वेन को शरीर के सारे हिस्से से ब्लड कलेक्ट करके लाना रहता है। वेन्स के अंदर ब्लड पंप नहीं किया जाता है, तो इसीलिए वेन की जो वॉल होती है वो उतनी ज़्यादा थिक नहीं होती है, जबकि आर्टरीज़ है थिक इलास्टिक वॉल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्टरीज़ में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हो गया आर्टरीज़ और वेन्स के बारे में। अगर हम अपने हाथों पर इस तरह से अंगुलियां रखें तो हम देखें कि हमको यहाँ पर कुछ थ्रॉबिंग मूवमेंट दिखाई देगा, यानी कि कुछ धक्का जैसा लगता है, यहाँ पर धकधकाहट जैसी महसूस होती है। इस धकधकाहट को बोलते हैं पल्स, ठीक है ना। ये थ्रॉबिंग पल्स कहलाता है। जब ब्लड आर्टरीज़ के अंदर घुसता है तो आर्टरीज़ फैलती हैं, और जैसे जैसे ब्लड पंप करता है वैसे वैसे आर्टरीज़ फैलती हैं। तो ये थ्रॉबिंग मूवमेंट हमको महसूस होता है अपने हाथ में। इस थ्रॉबिंग मूवमेंट को पल्स कहते हैं। 1 मिनट में जितनी बार पल्स दिखाई देती है, हमको महसूस होती है, उसको पल्स रेट कहा जाता है, ठीक है ना। जनरली ये जो हार्ट रेट होता है वही पल्स रेट होता है। एक व्यक्ति में 72 से 80 बीट्स 1 मिनट में होता है ये पल्स रेट। तो और भी शरीर के उन हिस्सों को आप ढूंढिए जहाँ पर आपको पल्स रेट जो है वो महसूस हो सकता है, यहाँ पर आप पल्स रेट को फील कर सकते हैं। तो और इसको इस टेबल में आप लिख भी सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, उसका पल्स रेट लिख सकते हैं कितना है। ऐसा करके आप अलग अलग लोगों में पल्स रेट को देख भी सकते हैं। देखिए एक जनरली एक डायग्राम यहाँ बनाया गया, इस डायग्राम को समझिए। ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए हार्ट बना हुआ है, और हार्ट से मैंने कहा था हार्ट से बॉडी तक ले जाने वाली जो वेन होती है उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी। देखिए यहाँ आर्टरी लिखा गया है। तो आर्टरी हार्ट से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ये ले जाने का काम करती है। ब्लड को, तो आर्टरी ब्लड को हार्ट से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ले जाती है, और वेन शरीर के अलग अलग हिस्सों से वापस ले जाती है हार्ट में। आर्टरी और वेन के बीच में फाइन जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, और यहीं पर ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर डेवलप होती है। तो जब वापस हार्ट में पहुंच जाता है तो यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है, O2 रिच, ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन यूज होकर के CO2 रिच हो जाता है। तो अब CO2 रिच ब्लड हार्ट में आता है, तो उस CO2 रिच ब्लड को भेज दिया जाता है वापस कहाँ पर, तो भेज दिया जाता है लंग्स में, ताकि वो CO2 निकल सके। लंग्स में CO2 बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है, और अब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वापस हार्ट में भी आता है, और हार्ट से वापस भी आता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। तो इस तरह से सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसको। तो इसको आप देखिएगा, बहुत सारे लोग हर साल जो है ब्लड की कमी से मर जाते हैं, इसलिए ब्लड को डोनेट करना चाहिए ताकि हम दूसरों की जान बचा सकें। वैसे तो 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट किया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो कम से कम 6 महीने में एक बार ब्लड का डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। और ब्लड का डोनेशन एक हेल्दी आदमी को करना चाहिए, जिसकी एज कम से कम 18 से 20 साल हो। उससे कम एज के लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब कल हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। अगर आपको आज जो इतना बताया गया उतना समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर से ज़रूर अपना कमेंट नीचे लिखिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप तक मेरी कौन सी बात ठीक ठीक पहुंच जा रही है और कौन सी बात नहीं पहुंच पा रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।